वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम लास्ट 6 मंथ के पॉलिटी करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सेशन पार्ट 1 होगा पॉलिटी करंट अफेयर्स का, एंड हम ट्राई करेंगे कि लास्ट 6 मंथ के पॉलिटी करंट अफेयर्स को हम 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सो आज की क्लास में हम कुछ ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि 6th शेड्यूल डिमांड फॉर लद्दाख, देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, वन नेशन वन इलेक्शन, न्यू क्रिमिनल लॉ बिल्स, टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, देन नेशनल पार्टी स्टेटस किस पार्टीज को दिया जाता है, एंड देन लास्टली हम कुछ प्रीलिम पॉइंटर्स को कवर करेंगे। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। फर्स्ट इज 6th शेड्यूल डिमांड फॉर लद्दाख। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो काफी सालों से लद्दाख के लोगों की ये डिमांड रही है कि लद्दाख को हमारे संविधान के 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। इसी के चलते प्रोमिनेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी एक प्रोटेस्ट रिसेंटली रेस किया। सो इस प्रोटेस्ट में उन्होंने लद्दाख से दिल्ली ट्रैवल किया, जहां पे उनको डिटेन किया गया दिल्ली बॉर्डर पे, जो कि वो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स को लीड कर रहे थे टू पिटिशन द गवर्नमेंट फॉर इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल। सो इनका ये मानना है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में दर्जा मिलना चाहिए, जिससे उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स मिले। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सितंबर 2019 में ही द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी यही रिकमेंड किया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। अगर हम लद्दाख के करंट सिनेरियो की बात करें तो लद्दाख को एज अ सेपरेट ड्यूटी एस्टेब्लिश किया था अंडर जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019। सो हमें पता है 2019 में 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को हमारे पार्लियामेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खत्म कर दिया था, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 सेपरेट यूटीज में कन्वर्ट किया था। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक यूटी लद्दाख। सो लद्दाख को एज अ सेपरेट यूटी कन्वर्ट किया था 2019 में। अब इसको एक विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है एज पर आर्टिकल 240 क्लॉज 2। सो आर्टिकल 240 जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी से डील करता है, सो एज पर आर्टिकल 240 क्लॉज 2 इसको डील किया जाता है विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा। सो लद्दाख को एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं, जिसको हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और राइट नाउ हमारे LG लद्दाख के हैं BD मिश्रा। सो हमारे संविधान के पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 239 है एंड आर्टिकल 240 है। आर्टिकल 239 में लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कि यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। सो इसके लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, सो जिसको डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन से जाना जाता है। कई जगह इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, कई जगह इनको एडमिनिस्ट्रेटर ही कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़ में इनको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, लद्दाख में इनको LG कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में भी LG कहा जाता है, अंडमान निकोबार में भी इसको LG कहा जाता है। देन प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। सो जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, राष्ट्रपति के पास पावर रहती है कि अपने लॉस बनाए, रेगुलेशन बनाए फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, एंड इसी में लद्दाख आता है। सो लद्दाख को 240 क्लॉज 2 एंड 239 से एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली। बट लद्दाख के लोगों की ये डिमांड रही है कि उनको 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए थ्रू दिस आर्टिकल 244 क्लॉज 2। सो पार्ट 9 जो कि डील करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से, उसका क्लॉज 2 जो कि 6th शेड्यूल से डील करता है, जिसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो सिर्फ 4 स्टेट्स पे ही लागू होता है 6th शेड्यूल थ्रू आर्टिकल 244 क्लॉज 2। और लद्दाख के लोगों की ये डिमांड रही है कि इसके अंडर ही हमें इंक्लूड किया जाए, बिकॉज इसमें काफी सारी फाइनेंशियल, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिलती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और लद्दाख के लोगों की ये डिमांड रही है कि वहां की जो पॉपुलेशन है 97% ट्राइबल है। लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है। देन आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 335A के हटने के बाद स्पेशल स्टेटस भी उनका चला गया है। एंड देन
जो लद्दाख की हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसकी सारी पावर्स भी डिल्यूट हो गई हैं आफ्टर द बाइफरकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इसी के चलते वो चाहते हैं कि हमें इस शेड्यूल में ऐड किया जाए इस आर्टिकल के थ्रू। सो सिक्स शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर थ्रू द ट्राइबल कम्युनिटीज। तो हमारे संविधान का 6वां शेड्यूल थ्रू आर्टिकल 244 क्लॉज 2 ट्राइबल कम्युनिटीज को कुछ पावर्स देता है टू एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि सारी नॉर्थ ईस्ट में ही है। It provides for the formation of autonomous district councils. So autonomous district council या फिर regional councils 6 शेड्यूल के अंडर फॉर्म होती हैं, जिसके पास certain legislative, judicial and administrative autonomy होती है। सो काफी सारी इंडिपेंडेंट पावर्स है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, और जिसमें से 4 नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। सो 26 डायरेक्टली इलेक्टेड हो गए और 4 नॉमिनेट करता है वहां के गवर्नर। ये खुद से अपने लॉस बना सकते हैं, लाइक द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। ये ट्राइबल कम्युनिटीज खुद से अपने लॉस बना सकते हैं ऑन लैंड, रिसोर्सेज, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल कस्टम्स। देन ये अपने प्राइमरी स्कूल्स एस्टैब्लिश, कंस्ट्रक्शन मैनेज कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज बना सकते हैं, मार्केट्स, फिशरीज, रोड्स एंड एवरीथिंग। और ये विलेज काउंसिल और कोर्ट्स को भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि ट्राइब के बीच में केसेस है। सो फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कुछ ट्राइब्स है, उसके बीच में कुछ इशू है, तो उसके लिए वो विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं इनके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में। Then they are empowered to assess and collect land revenue. So ये ट्राइब्स लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकती है और सर्टेन टैक्सेस को भी इम्पोज कर सकती है। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि गवर्नर के पास पावर होती है टू क्रिएट अ न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। सो गवर्नर को ये पावर दी गई है, जो भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल बनानी है, सो वो क्रिएट करने का पावर गवर्नर के पास है। और जो भी लॉस ये काउंसिल्स बनाएंगी ट्राइबल एरियाज में, दैट आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो जो भी लॉस ये काउंसिल्स बनाएंगी, दैट आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ गवर्नर। सो लद्दाख के लोगों की यही डिमांड रही है कि हमें 6 शेड्यूल के अंडर इंक्लूड किया जाए, बिकॉज हमारे पास भी कुछ सर्टेन ऑटोनॉमी रहे टू एडमिनिस्टर आर ट्राइबल एरियाज। सो दिस इज द ब्रीफ माइंड मैप फॉर दिस 6 शेड्यूल। ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। हमने सारा कवर कर लिया कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं 6 शेड्यूल में। 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 नॉमिनेट करते हैं गवर्नर एंड 26 आर डायरेक्टली इलेक्टेड। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, स्टेट लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज बनाती है वो ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होते अनलेस एक्सटेंडेड बाय एडीसी। और एडीसी खुद से लॉज बना सकते हैं ऑन कल्टीवेशन, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सोशल कस्टम, मैरिज एंड विद गवर्नमेंट अप्रूवल। सो गवर्नर की अप्रूवल चाहिए लॉस बनाने के बाद। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, रोड्स एंड वाटरवेज। और ये अपने लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस को भी असेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके पास जुडिशियल पावर्स है, ये विलेज काउंसिल और कोर्ट्स को भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं टू सॉल्व द इंटर ट्राइब डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सो ये न्यूज में था बिकॉज तेलंगाना के 4 आईएएस ऑफिसर्स जिनको रिपैट्रिएट किया गया था टू आंध्र प्रदेश कैडर, उन्होंने अप्रोच किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ द डीओपीटीज रिपैट्रिएशन ऑर्डर। सो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वो डील करता है जो भी हमारे आईपीएस या आईएएस वाले कैडर्स हैं। सो उन्होंने तेलंगाना के 4 आईएएस ऑफिसर को रिपैट्रिएट किया था टू आंध्र प्रदेश कैडर, जिसके बाद वो चारों आईएएस ऑफिसर पहुंचे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उन्होंने रिजेक्ट की है पिटीशंस। सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने ये तेलंगाना ऑफिसर्स की पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया है और उनको डायरेक्ट किया है टू ज्वाइन ड्यूटीज इन आंध्र प्रदेश। सो जानते हैं कैट के बारे में। सो हमारे संविधान का पार्ट 14 है, पार्ट 14 ए, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 में ऐड हुआ था, जिससे क्रिएट होते हैं ट्रिब्यूनल्स। सो पार्ट 14 ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ था ट्रिब्यूनल्स इन द फॉर्म ऑफ 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड 323B अदर ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स लाइक टैक्स tribunals, election tribunals, like National Green Tribunal,
इन्वायरमेंट के लिए जो एनजीटी बना है वो भी 323 बी से बना है। सो ये दो आर्टिकल्स ऐड हुए थे 14 ए से। फर्स्ट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड सेकंड इज फॉर अदर मैटर्स। So administrative tribunals में parliament by law provide for the education or trial by administrative tribunals. So article 323A में सिर्फ parliament ही law बना सकती है for education of administrative tribunals. 323B में state legislative assembly and parliament दोनों को ही ये अधिकार है. So this is the basic difference. पहले तो 323A administrative tribunals है, 323B is ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को सिर्फ पार्लियामेंट बाय लॉ ही बना सकती है। बट 323 बी में जो बाकी सारे ट्रिब्यूनल्स है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट दोनों ही बना सकती है। इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द यूनियन एंड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर ईच स्टेट। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसी आर्टिकल के अंडर कवर हुआ है आफ्टर पासिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। सो पार्लियामेंट ने इसी आर्टिकल के अंदर एक लॉ बनाया जिससे बना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है तो पार्लियामेंट को ही अधिकार है कि वो एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकती है। So Article 323A Administrative Tribunals Act 1985 was passed by Parliament under this article. So इसी आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट ने पास किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट जिससे बना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज अंडर द यूनियन और अदर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड अथॉरिटीज। आईएएस आईपीएस जो भी आईआरएस जो भी यूनियन लेवल के एम्प्लॉयज है पब्लिक एम्प्लॉयज है उनकी जो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कैट के पास अथॉरिटी होती है उसको रिजॉल्व करने की। ये ट्रिब्यूनल चेयर करते हैं एक चेयरमैन एंड 69 मेंबर्स। सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन होते हैं और 69 मेंबर्स होते हैं, 34 जुडिशियल एंड 35 एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसकी टोटल 19 बेंचेस है, 19 सर्किट बेंचेस हैं। अ बेंच कंसिस्ट ऑफ वन जुडिशियल मेंबर एंड वन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जो चेयरमैन होते हैं उनकी जो एज लिमिट होती है दैट इज 6 इयर्स और मैक्सिमम होता है 68 ईयर्स। सो 6 साल 6 साल तक जब तक वो 68 के नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ पे रह सकते हैं। देन मेंबर्स की जो लिमिट होती है दैट इज 65 ईयर्स। 5 साल के लिए 65 ईयर्स तक वो मेंबर रह सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और बाकी सारे मेंबर्स को आफ्टर कंसल्टिंग दी सीजीआई। सो ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनकी जो सैलरी होती है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है और इनकी सैलरी ऑलमोस्ट हाई कोर्ट जज के बराबर होती है। कैट फॉलोस नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। जो कैट होता है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है एंड इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड बिकॉज ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है। ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। It has its own rules framed under the Administrative Tribunal Act 1985. Initially, the decisions could be challenged to a special leave petition in the सुप्रीम कोर्ट। इनिशियली जो इनके डिसीजंस थे वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो सकते थे, बट आफ्टर द एल चंद्रा कुमार केस जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डिसीजन है उनको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं ट्रिब्यूनल्स के जो भी केसेस हैं वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज किए जा सकते हैं। सो इस बात को भी हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट इज द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट। सो ये रिसेंटली न्यूज में रहा था बिकॉज कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में फॉर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन। सो कांग्रेस के लीडर हैं जया ठाकुर, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाए वुमेन रिजर्वेशन को। करंट सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, वी विल बी वर्चुअली लेजिस्लेटिंग और एडजर्न कर दिया है इसकी हियरिंग को। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट का है कि कब करना है कब नहीं इम्प्लीमेंट करना, और हम इसको इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू दैट। अगर हम वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी 1946, उसमें टोटल 15 वुमेन थी। सो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 में,
उसमें टोटल 15 वुमेन थी। देन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई 1992 में, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जहाँ पे 1/3 सीट्स को रिजर्व किया वुमेन के लिए, 1/3 सीट्स को रिजर्व किया वुमेन के लिए, 33%। देन 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया 1996 में, जो एच डी देवगौड़ा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। वहां पे दे सॉट टू इंट्रोड्यूस 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। देन इसके बाद ये बिल 4 टाइम लैप्स हो गया। देन 2008 में भी ये बिल राज्यसभा में आया और स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। देन 2010 में फर्स्ट टाइम इसको किसी हाउस ने पास किया, राज्यसभा ने। 2010 में वुमेन रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा ने पास किया, बट 2014 में ये लैप्स कर गया विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। सो हम देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड, इसका इतिहास बहुत पुराना है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही ये रही है कि हम इसको लेके आए। सो फाइनली 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने इसे पास किया। सो ये याद रखना, 106 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को पास किया, जिसमें 33% रिजर्वेशन दी जाएगी फॉर वुमेन इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सो यहाँ पे याद रखना सिर्फ लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए नहीं है। 33% रिजर्वेशन लोकसभा डायरेक्ट जो इलेक्ट होके आते हैं उनके लिए है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली। सो इसमें कुछ प्रोविजंस को ऐड किया गया, आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से आर्टिकल में चेंजेस देखने को मिले। सो इसमें आर्टिकल 330A को इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस आर्टिकल 330A, जिसमें लिखा गया सीट्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ पीपल, कि लोकसभा में वुमेन 1/3 रिजर्व किए जाए। देन 332A, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा इंक्लूडिंग SC ST, कि SC ST वुमेन को भी इसमें जगह दी जाएगी 1/3। सो ये दो आर्टिकल्स 330A एंड 332A, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 330A 332A, आर्टिकल 239AA फॉर दिल्ली एंड आर्टिकल 334A। देन 239AA जो कि दिल्ली के लिए है, तो दिल्ली के लिए एक स्पेशल क्लॉज ऐड किया गया है 239AA में। देन आर्टिकल 334A, the provisions of this act will take after the exercise of delimitation is undertaken। सो जो भी इस एक्ट के पास होने के बाद फर्स्ट सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन की जाएगी, उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। सो इसी पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी सारी पार्टीज के बीच कि इसको इमीडिएट इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट ने लिखा है कि जो भी हम इस एक्ट के पास होने के बाद फर्स्ट सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इफेक्ट में आएगी, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे 15 ईयर का सनसेट क्लॉज भी है कि 15 साल के बाद इसको रिजर्वेशन को फिर से रिव्यू किया जाएगा। सो दिस वाज द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A, जिसे असम अकॉर्ड भी कहा जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया है। सो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसको हेड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के DY चंद्रचूड़, 4-1 मेजोरिटी से अपहेल्ड किया है सिटीजनशिप एक्ट को ऑफ 1955 विच कॉडिफाइड द पॉलिटिकल सेंसस ऑफ 1985 असम अकॉर्ड। तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। सो राजीव गांधी ही इसके सूत्रधार थे, उनके टाइम पे ही ये असम अकॉर्ड साइन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपहेल्ड किया। सो अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट ट्राइपार्टाइट साइन हुआ था ऑन 15 अगस्त 1985। सो 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने एक एजिटेशन लेड की थी टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट इलीगल फॉरेनर्स प्रीडोमिनेटली फ्रॉम बांग्लादेश। सो हमें पता है 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई थी, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान। सो उस टाइम पे बांग्लादेश क्रिएट नहीं हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी सारी एट्रॉसिटीज़ हुई, जो वहाँ के लोग थे और वहाँ के लोग भागकर इंडिया आ गए, जिसके बाद इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को खाली करवाया और क्रिएट हुआ एक नई कंट्री बांग्लादेश। सो ये वही इलीगल फॉरेनर्स है जिसके लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने एक एजिटेशन बिगिन की कि इनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाए बांग्लादेश में, जिसके बाद ये एजिटेशन कंटिन्यू हुई फॉर 6 years कल्मिनेटिंग विद द हिस्टोरिकल असम अकॉर्ड, जिसके बाद
सेक्शन 6 से ऐड किया गया सिटीजनशिप एक्ट में 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सेक्शन 6 से ऐड किया गया, वही है असम अकॉर्ड। So in 1985, in order to give effect to the Assam Accord, Section 6A was introduced in the Citizenship Act. अगर हम अपनी सिटीजनशिप की बात करें तो हमारे संविधान का पार्ट टू सिटीजनशिप से डील करता है और जिसमें टोटल 5 to 11 आर्टिकल्स हैं। सो हमारे संविधान के 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं सिटीजनशिप से। सो ये याद रखना है। और जो हमारा आर्टिकल 11 है वो पार्लियामेंट को राइट देता है टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय लॉ। सो इसी से बना था सिटीजनशिप एक्ट 1955। सो इसका ब्रीफ बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, जिसको असम अकॉर्ड भी कहा जाता है। सो इट डील्स विद द इश्यू ऑफ citizenship for the residents of Assam, particularly in the context of illegal migration from East Pakistan. So 1970s के अराउंड जो भी एट्रॉसिटीज हुई वहां के लोगों के पास, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं बना था। सो उनको बाहर निकालने के लिए, वापस बांग्लादेश भेजने के लिए ये सेक्शन उससे डील करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो लोग असम एंटर हुए बिफोर जनवरी 1 1966 उनको इंडियन सिटीजन्स ही माना जाएगा। सो 1966 से पहले जो भी लोग असम एंटर हो गए थे उनको इंडियन सिटीजन्स माना जाएगा। देन 1966 से लेकर 1971, 25 मार्च 1971 से 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक जो भी लोग एंटर हुए उनको इंडियन सिटीजन प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कि उनको सिटीजनशिप तो दी जाएगी बट उनको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। देन जो भी लोग 1971, 25 मार्च 1971 के बाद असम एंटर हुए, दैट आर डीम्ड टू बी इलीगल इमिग्रेंट्स, और इनको डिपोर्ट किया जाएगा। सो टोटल 3 कंडीशंस हैं, तीनों हमें याद रखनी है। एग्जाम में स्टेटमेंट में आ सकता है आपको क्वेश्चन। सो यही सेक्शन आउटलाइन करता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स टू डिटेक्ट एंड वेरीफाई फॉरेनर्स इन असम। सो इस आर्टिकल के अंडर ट्रिब्यूनल्स क्रिएट करे जाएंगे, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, जो कि ये देखेंगे कि कौन सा लोग 1966 से पहले आए थे, कौन से 1971 के बाद इलीगली असम में एंटर हुए थे, और उनको डिपोर्ट और डिटेक्ट करना इस ट्रिब्यूनल का काम है। और यहाँ पे हमें एक नोट याद रखना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये एक अनदर ग्रुप स्पेसिफिक सेक्शन है। ये सेक्शन 6B है हमारे सिटीजनशिप एक्ट का, जिसने सेट की थी दिसंबर 31, 2014। दिसंबर 31, 2014 को एज कट ऑफ डेट सेट किया था फॉर हिंदूज, Christian, Sikh, Parsi, Buddhist and Jain migrants from the Muslim majority countries of Pakistan, Bangladesh and अफगानिस्तान। सो ये भी काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा है इस एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे काफी सारे धरने हुए हैं। सो इसमें लिखा गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी इलीगल माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू 6 कम्युनिटीज, हिंदूस, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट एंड जैन माइग्रेंट्स 3 कंट्री से आए, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। नेक्स्ट इज वन नेशन वन इलेक्शन। सो रिसेंटली पार्लियामेंट ने क्रिएट की है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होगी ऑन जनवरी 8, 2025। सो बैकग्राउंड था 8 मेंबर हाई लेवल कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल के स्टार्टिंग में फॉर्म की थी। सो अराउंड मार्च इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को। सो ये हाई लेवल कमेटी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिकमेंड किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जाएं टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, जिसमें टोटल 8 मेंबर थे। सो ये बिल को रिसेंटली अप्रूव किया यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी विद एन एम टू अलाइन द इलेक्शन प्रोसेसेस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, पौंडुचेरी एंड न्यू दिल्ली, कि सारे जो इलेक्शंस हैं लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो एक साथ होने चाहिए। और इसी को, इसका जो रेजोल्यूशन है लोकसभा में रिसेंटली पास हुआ है विद 269 वोट्स बीइंग इन फेवर एंड 198 वोट्स अगेंस्ट पासिंग द मोशन। सो ये सिर्फ रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो एक्चुअल बिल आएगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। सो ये तो सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हुआ है कि इस बिल को आगे ले जाना चाहिए हाउस में डिस्कस करने के लिए, बट जो एक्चुअल में बिल पास होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी
नीड होगी। और ये दो बिल्स हैं जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, जिसमें टोटल 39 मेंबर्स हैं। तो ये भी याद रखना है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास दोनों बिल्स भेजे गए हैं जिसमें टोटल 39 मेंबर्स हैं, 27 फ्रॉम लोकसभा एंड 12 फ्रॉम राज्यसभा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजेपी एमपी पीपी चौधरी। तो ये दो बिल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल एंड यूनियन टेरिटरीज लॉस अमेंडमेंट बिल 2024। सो इसकी जो मीटिंग्स होगी उसके बाद पता चलेगा कि ये कैसे पास होगा, और इसके लिए ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी चाहिए जो कि इस सरकार के पास नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे आता है बिल। Next are the new criminal law bills. So this was recently news because Chandigarh बन गया first city to adopt the three new criminal laws. So Chandigarh पहला city बन गया है to adopt these three new law bills: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि रिप्लेस करेगा colonial era Indian Penal Code of 1860, Criminal Procedure Code of 1973 एंड एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 रिस्पेक्टिवली। सो ये तीनों लॉज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया रिफॉर्म किया है: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो फर्स्ट इज भारतीय न्याय संहिता, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860 को। तो इसमें टोटल 358 सेक्शंस होंगे इंस्टेड ऑफ 511 सेक्शंस ऑफ आईपीसी। इन्होंने कुछ नए ऑफेंसेस ऐड किए हैं जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, मर्डर ऑफ ग्रीवियस बाय अ ग्रुप ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसने सेडिशन को रिप्लेस किया है ट्रीजन के साथ, राजद्रोह टू देशद्रोह। सो सेडिशन हमेशा ही न्यूज में रहा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है सेडिशन की, हर बंदे पे आप सेडिशन लगा देते हो। तो इसी को रिप्लेस किया गया है ट्रीजन के साथ। सो ब्रिटिशर के टाइम पे ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि जो बंदा ब्रिटिश के साथ, सरकार के साथ नहीं, कि जो ब्रिटिशर के साथ राजद्रोह करेगा वो उसको सजा मिलनी चाहिए। सो उसी को देशद्रोह के साथ रिप्लेस किया गया है, और यहाँ पे माना गया कि देश के साथ जो गद्दारी करेगा, देश के साथ जो ट्रीजन करेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि राज के खिलाफ। मॉब लिंचिंग को एज अ सेपरेट ऑफेंस ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस को एज ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट ऐड किया गया है। देन द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, इसको ओमिट कर दिया गया है अंडर भारतीय न्याय संहिता। सो अडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था 2018 में। सो उसी को ओमिट कर दिया गया है इस नए लॉ से। देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को रिप्लेस किया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ने। सो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 सेक्शंस होंगे। यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल। इट मैंडेट्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इसने मैंडेट किया है कि जो भी 7 साल से ज़्यादा की पुनिशेबल ऑफेंसेस है उसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। देन जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप एक सिटी में ऑफेंस हुआ है और दूसरी सिटी में भी आप जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, कि विक्टिम पे ये फोकस नहीं होना चाहिए कि विक्टिम सबूत दे अपना, विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस को इसमें सेंटर पॉइंट रखा गया है। एंड भारतीय साक्ष्य संहिता बिल, जिस रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को। इट अलाउज फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। द एज लिमिट फॉर कंसेंचुअल सेक्स विद वाइफ इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 15 इयर्स टू 18 इयर्स। देन स्नैचिंग को एज अ सेपरेट ऑफेंस ऐड किया गया है। ईएफआईआर का कॉन्सेप्ट है। एनजीओस और थर्ड पार्टीज मर्सी पिटीशन नहीं फाइल कर सकते। सो नेक्स्ट, रिसेंटली हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं टीवी सोमनाथन। सो इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर राजीव गौबा को, जो कि पहले हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे। सो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका भी आर्टिकल 77 में दिया हुआ है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। So the office of cabinet secretariat was first created in 1947. So जो office of cabinet secretariat है वो 1947 में create हुआ था, और जिसको politically head करते हैं प्राइम मिनिस्टर और administrative head करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और ये enjoy करते हैं status of a department. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट ही है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। और जो ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी है वो क्रिएट हुआ था 1950 में। He is responsible for the administration of Government of India allocation of business rules and Government of India transaction of business rules 1961. So हमारे आर्टिकल 77 में
जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति रूल्स बनाए फॉर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। सो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैबिनेट सेक्रेटरी। ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो ये क्वेश्चन काफी बार यूपीएससी स्टेट सिविल स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज में पूछा गया है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है सिविल सर्विसेज बोर्ड के। उनका जो फंक्शन है, टू एड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंश्योर इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एंड ही डील्स प्राइमरीली विद द कैबिनेट अफेयर्स। जो भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, जो भी इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है, उसको इंश्योर करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी का चीफ फंक्शन होता है कि कैबिनेट अफेयर से वो प्राइमरी डील करे। सो आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज। सो यहीं पे कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल आता है। सो कैबिनेट सेक्रेटरी इसी को एडमिनिस्टर करता है कि ट्रांजैक्शन और एलोकेशन सही से हो रही है। नेक्स्ट इज द नेशनल पार्टी स्टेटस। सो हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो रिव्यू करेगा 2024 की इलेक्शंस को, और इसके लिए जो बहुजन समाज पार्टी है वो लूज कर सकती है अपना नेशनल स्टेटस, बिकॉज बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 2% वोट मिला है जनरल इलेक्शन में जो भी हुए थे 2024 में, और उनका कोई भी एमपी नहीं है लोकसभा में। सो एज ऑफ नाउ इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। और 3 का तो ऑलरेडी विड्रू हो गया है नेशनल पार्टी स्टेटस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई एंड एनसीपी। सो ये भी याद रखना है कि 3 का ऑलरेडी विड्रू हो चुका है और 6 में से 1 का विड्रू हो सकता है। सो ये याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सी नेशनल पार्टी नहीं है। अगर हम नेशनल पार्टी के स्टेटस की बात करें, सो नेशनल पार्टी इज वन विच सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स। 6% वैलिड वोट्स हो पोल्ड इन एनी 4 or more सीट्स एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, एंड इसी के साथ साथ उन्होंने 4 सीटें भी जीती हो। सो 6% वोट्स प्लस 4 सीट्स, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है कि 2% सीट्स जीती हो, 2% सीट्स। एंड थर्ड क्राइटेरिया है कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, वो स्टेट पार्टी है 4 स्टेट्स में। सो ये 3 क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के लिए। पहला तो 6% वोट्स हो और 4 सीट्स हो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में। दूसरा 2% सीट्स हो लोकसभा में 3 स्टेट से। और तीसरा है स्टेट पार्टी हो 4 स्टेट्स में। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 2% वोट्स मिले हैं और उनकी 0 लोकसभा सीट है, और ये कोई भी क्राइटेरिया उनका यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं नेशनल पार्टी के, कि उनको 1 प्रपोजर ही चाहिए होता है फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन। These parties are allowed to have 40 स्टार कैंपेनर्स। जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है उनको 20 मिलते हैं, बट जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज होती हैं उनको 40 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। देन उनको अकोमोडेशन मिलती है, फॉरेन ऑफिस इन दिल्ली, फ्री कॉपीज मिलती है इलेक्टोरल रोल की, और एयर टाइम मिलता है ऑन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है। सो स्टेट पार्टी के बनने के लिए 6% वोट चाहिए प्लस 2 सीट्स in the last state legislative assembly election. सो नेशनल पार्टी में था 6% वोट प्लस 4 सीट्स इन द लोकसभा, और यहाँ पे है 6% वोट्स प्लस 2 सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 6% ऑफ द वैलिड वोट्स। लोकसभा में अगर 6% वोट है और इसके साथ 1 सीट है तो फिर भी हमें स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। 6% वोट्स प्लस 1 सीट इन द लोकसभा, और उन्होंने 3% सीट्स जीती हैं लोकसभा में और 3 सीट्स इन दी असेंबली, सॉरी 3% वोट्स असेंबली में है प्लस और 3 सीट्स इन दी असेंबली। अगर 3 सीट भी जीती है तो भी उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। और अगर उनकी 1 सीट है इन दी लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा में 100 सीट्स हैं तो उनकी अगर 4 सीट्स हैं फिर भी उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। एंड लास्टली उन्होंने 8% वोट सिक्योर किया है इन दी असेंबली और लोकसभा में इलेक्शन में। सिर्फ 8% वोट सिक्योर कर लो बिना किसी सीट के तो भी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। सो इसको ब्रीफली हमें याद रखना है, अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है इस पे। नाउ लेट अस मूव टू द प्रीलिम पॉइंटर्स। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया राइट टू डाई विद डिग्निटी इन द कॉमन कॉस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 एंड 2023 की जजमेंट्स में।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया है कि एक बंदे को राइट है टू डाई विद डिग्निटी, और इसका मतलब है विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन टर्मिनली इल पेशेंट्स एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सो दो तरीके से विड्रॉ किया जा सकता है लाइफ सपोर्ट। या तो एक विल हो जाए, लिविंग विल, कि बंदे को बताया कि मैं बीमार हूँ, मैं ऑलरेडी एक लिविंग विल लिख रहा हूँ, जिसको एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव भी कहा जाता है, या फिर इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। या तो पहले से ही उसने एक विल लिख दी, वसीयत लिख दी कि अगर मैं बीमार हुआ तो मेरे से लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया जाए बिकॉज मेरी बीमारी रिकवरेबल नहीं है। या फिर वो कॉन्शियस है, मेडिकली कॉन्शियस है, वो इन्फॉर्म कर सकता है डॉक्टर्स को या अपने फैमिली रिलेटिव्स को कि मैं जीना नहीं चाहता। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। राइट टू प्राइवेसी, सो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट्स में ये की राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, जो कि 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने अपहेल्ड किया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस अंडर आर्टिकल 21। सो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट्स है इंडियन सिटीजंस का। ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट में अपहेल्ड किया, स्पेशली जेएस के एस पुट्टा स्वामी, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 2017। Then right to regulate tax or industrial alcohol. So recently सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 8-1 मेजोरिटी से अपहेल्ड किया है कि स्टेट लेजिस्लेटर का राइट टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। सो इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मतलब होता है जो नॉन ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है, नॉन ड्रिंकेबल अल्कोहल। So the majority opinion held that the phrase intoxicating liquor, so जो हमारे स्टेट लिस्ट की एंट्री 8 है उसमें लिखा गया है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर, तो मेजॉरिटी ने अपहेल्ड किया है कि इसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी आती है। एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट गिव्स द स्टेट द पावर टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, स्टेट को पावर है टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर्स। बट इस पे एक कॉन्फ्लिक्ट था, सेंटर का ये मानना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानना था कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो इनके एम्बिट में आती है अंडर एंट्री 52, अलाउज द सेंटर टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज, कि जो इंडस्ट्रियल लिकर है, वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, वो एंट्री 52 में आती है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको इंटॉक्सिकेटिंग लिकर में भी रेगुलेट किया जा सकता है बाय द स्टेट्स। सब क्लासिफिकेशन अमंग रिजर्व्ड कैटेगरीज, तो सुप्रीम कोर्ट की 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह जजमेंट में अपहेल्ड किया है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरीज इज परमिसिबल। ऑल्सो स्टेट्स हैव पावर टू क्रिएट दिस सब क्लासिफिकेशन। सो हमारे आर्टिकल 341 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को पावर है टू नोटिफाई शेड्यूल कास्ट। देन आर्टिकल 341 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। सो प्रेसिडेंट के पास पावर है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 342 एंड शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 341 की वो नोटिफाई करे शेड्यूल्ड कास्ट फॉर ए स्टेट और यूटी, जिसके बाद पार्लियामेंट लॉ से इसको इंक्लूड और एक्सक्लूड करता है जो भी स्पेसिफाई किया गया प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में। सो यहाँ पे स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो एससी एसटी लिस्ट में कुछ चेंजेस करे। पावर दी गई है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को, बट स्टेट्स इसको सब क्लासिफाई कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो भी एससी कैटेगरी जिसको नोटिफाई किया है प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट ने एक स्टेट के लिए, उसको सब क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक और एजुकेशनल क्राइटेरिया। देन राइट टू शेल्टर, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट माना है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which guarantees that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. So this is the article 21। और राइट टू शेल्टर को काफी सारी जजमेंट्स में, जैसे कि ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज इट फॉर पार्ट 1 ऑफ द पॉलिटी करंट अफेयर्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ द पॉलिटी करंट अफेयर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।